सिरमौर यह नाम अपने आप में एक कहानी था। एक पहाड़ी रियासत जो न तो बहुत बड़ी थी, न ही धन संपत्ति में बेमिसाल, लेकिन फिर भी उसका गौरव हिमालय की चोटियों जितना अडिग और उज्ज्वल था। यहाँ के पर्वतों पर धुंध ऐसे उतरती जैसे देवताओं ने आकर अपने आभास को ओढ़ा हो। घाटियों में हवाएं शंख की ध्वनि सी बजतीं और नदियां गा गाकर कोई गुप्त कथा सुनातीं। राजा वल्लभदेव के पूर्वजों ने कभी तलवार से, कभी प्रेम से और कभी न्याय से इस भूमि को सींचा था, और अब उनके शासन में सिरमौर एक ऐसा शांत, सजीव और समृद्ध राज्य बन चुका था जहां युद्ध की कहानियां पुरानी हो चुकी थीं और नई पीढ़ी शांति, कला और नीति की शिक्षा लेकर आगे बढ़ रही थी। राजमहल सिरसदन राज्य की सबसे ऊंची पहाड़ी पर बना था। यह एक ऐसा महल था जो समय की आंखों में आंखें डालकर खड़ा था। उसके स्तंभों पर रथों की दौड़, राजाओं की गाथाएं और देवताओं की कृपा अंकित थी। उसके भीतर का आंगन दिन में जैसे सूर्य का सिंहासन होता था और रात में चंद्रमा की शरण। राजा वल्लभदेव और रानी चंद्रकला देवी के दो पुत्र थे, आदित्य और विक्रम। जुड़वांव, किंतु स्वभाव में एक दूसरे के प्रतिबिंब नहीं बल्कि विरोधी थे। आदित्य की आंखों में गहराई थी, जैसे वह संसार को भीतर से देखता हो। वह बोलता तो शब्द मानो तौल कर निकलते, जैसे किसी संत की वाणी हो। विक्रम की आंखों में आग थी, जीवन का संपूर्ण आनंद और गति उसमें समाहित थी। वह जहां भी जाता वहां लहरें उठतीं, लोग उसके पीछे भागते। वह आकर्षण था, प्रेरणा था, परंतु कभी कभी एक हल्का तूफान भी। दोनों में बचपन से ही अपार स्नेह था। जब वे 5 वर्ष के हुए तब उनके लिए अलग अलग गुरुकुल के आचार्य बुलाए गए। आचार्य चिरंजीव, एक वृद्ध किंतु अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण, आदित्य को नीति, न्याय, धर्म और वेद पढ़ाने लगे, जबकि विक्रम को शस्त्र विद्या, घुड़सवारी, तीरंदाजी, युद्ध नीति की शिक्षा देने आए आचार्य शौर्य सिंह, एक भूतपूर्व सेनापति जिन्होंने कई सीमाओं पर युद्ध लड़ा था। आदित्य सुबह सूरज के साथ उठता, ध्यान करता, ग्रंथ खोलता और उसके पन्नों में उतर जाता। वह पृष्ठों से जैसे संवाद करता था, श्लोकों को न सिर्फ याद करता बल्कि समझता, आत्मसात करता। विक्रम वहीं से मैदान की ओर भागता, घोड़े की पीठ पर चढ़ता और अपने भाले को आसमान तक उछालता। उसकी चाल में गति थी और उसकी आंखों में सपना। राजा वल्लभदेव यह देखकर प्रसन्न होते। उन्हें लगता, मेरा राज्य भाग्यशाली है जिसे 2 सूर्य एक साथ मिले हैं। राजकुमारों के बीच उम्र की रेखा नहीं थी, परंतु भूमिका की रेखा दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। महल के मंत्री, दूत और दरबारी धीरे धीरे आदित्य को राजनीति का उत्तराधिकारी कहने लगे। विक्रम को वे युद्ध का देवता कहते। यह बातें भले ही सहज कही जाती थीं, परंतु इनका बीज विक्रम के मन में धीरे धीरे रोपित हो रहा था। कई बार ऐसा होता कि दरबार में कोई निर्णय लिया जाता तो राजा आदित्य से राय लेते, विक्रम को नहीं। भोजन के समय महल के विद्वान आदित्य से ग्रंथों की व्याख्या सुनना चाहते, जबकि विक्रम की कहानियां युद्ध की होतीं जो कम सुनवाई जातीं। रानी चंद्रकला सब समझती थीं। वह जानती थीं कि दोनों पुत्र एक समान स्नेह के पात्र हैं, परंतु स्नेह और उत्तराधिकार की राहें कई बार अलग हो जाती हैं। वह हर रात दोनों को एक साथ सुलातीं और उनके सिर पर हाथ फेरतीं। लेकिन जब वह कमरे से जातीं, तब विक्रम अक्सर चुपचाप खिड़की के बाहर देखता रहता। भैया सब में श्रेष्ठ हैं, वह सोचता, पर क्या मैं उनका परछाई बनकर ही जीऊंगा। राज्य में दोनों भाइयों की प्रसिद्धि फैल चुकी थी। बालक आदित्य को न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और शांत समझा जाता था। जब वह गांवों का भ्रमण करता तो लोग उसके चरणों में बैठ जाते और कहते, राजकुमार, आपने हमारी बातें सुनी, यही बहुत है। विक्रम का स्वागत भिन्न था। उसके घोड़े की टापों की आवाज से बच्चे निकल आते, युवक उसके पीछे दौड़ते। वह बच्चों के साथ लकड़ी की तलवार से खेलता और जवानों को धनुष चलाना सिखाता। एक दिन गांव के एक वृद्ध ने कहा, आदित्य से न्याय मिलेगा, विक्रम से रक्षा। यह वाक्य सुनकर महल के एक पुरोहित ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर राज्य के लिए दोनों ही आवश्यक हैं। परंतु राज्य के विधान में 2 राजा नहीं होते। एक दिन महल में राजसभा लगी। राजा वल्लभदेव ने घोषणा की, इस वर्ष दशहरे के अवसर पर आदित्य को राज्याभिषेक का युवराज घोषित किया जाएगा।
सभा में तालियां बजीं, शंख बजा। रानी की आंखें भर आईं। आदित्य ने सिर झुकाकर आभार व्यक्त किया। विक्रम ने भी मुस्कुराकर भाई को गले लगाया, किंतु उस आलिंगन में जो पहले सहजता थी वह कहीं धीरे धीरे मिट रही थी। विक्रम ने महसूस किया, अब भाई के आगे मैं केवल एक छाया हूं। उस रात वह चुपचाप अस्तबल गया, घोड़े को थपथपाया और अकेले जंगल की ओर निकल गया। चांदनी रात थी, पहाड़ चुप थे, केवल हवा बोल रही थी। विक्रम ने एक चट्टान पर बैठकर पूछा, क्या मैं सिर्फ उसके पीछे ही चलूंगा? क्या मेरे सपनों का मूल्य नहीं? पहली बार उसके भीतर ईर्ष्या ने सांस ली। रात्रि गहरा चुकी थी। सिरमौर के नीले पहाड़ी आकाश में चंद्रमा अपने शीतल प्रकाश से महल को नहला रहा था, लेकिन एक छाया उस शांति को भेद चुकी थी, विक्रम की। उसने कोई संदेश नहीं छोड़ा, न ही कोई विदाई दी। केवल अपने वफादार घोड़े नबकेतु पर सवार होकर वह निकल गया दक्षिणी वन की ओर, जहां सिरमौर की सीमाएं धुंध में लिपटी रहती थीं। उसके साथ केवल उसकी तलवार, एक छोटी जलपात्र और मां की दी हुई माला थी। मैं कोई क्रांति करने नहीं निकला हूं, उसने मन में सोचा। मैं बस जानना चाहता हूं कि क्या मैं कुछ और भी हूं, एक तलवार के सिवा। विक्रम का जाना किसी को तुरंत झांत नहीं हुआ। भोर की किरणें जब महल की दीवारों पर पड़ीं तो एक सेवक दौड़ता हुआ रानी के कक्ष में आया। महारानी, राजकुमार विक्रम महल में नहीं है, न अस्तबल में, न शस्त्र गृह में, और नबकेतु भी लापता है। सारे महल में अफरा तफरी मच गई। राजा वल्लभदेव ने सेना के खोजी दस्ते भेजे, परंतु आदित्य, वह स्थिर रहा, पर उसकी आंखें लाल थीं। वह विक्रम के कक्ष में गया। वहां एक सूखा पत्ता पड़ा था, जिस पर मिट्टी से लिखा था, यदि मैं छाया हूं तो मुझे सूरज बनने दो, किसी और दिशा में। उस एक वाक्य ने आदित्य को भीतर तक झकझोर दिया। उस रात वह पहली बार अपने गुरु कक्ष में जाकर रोया। मैंने अपने भाई को खो दिया, मेरे हाथों से। क्या मैं ही उसकी छाया बन गया था? आचार्य चिरंजीव ने केवल इतना कहा, जो प्रेम की चुप्पी में जलता है वह एक दिन अग्नि बनकर लौटता है। राजा अब मौन हो गए थे। उन्होंने कोई खोजी अभियान नहीं रोका, लेकिन यह समझ चुके थे कि विक्रम जब तक न चाहे वह नहीं मिलेगा। मेरे दोनों पुत्र अग्नि और चंद्रमा हैं, उन्होंने रानी से कहा, परंतु राज्य केवल प्रकाश से नहीं, संतुलन से चलता है। यदि चंद्रमा अकेला रहे तो अंधकार भारी पड़ता है। रानी शांत थीं, उन्होंने केवल शिवलिंग के सामने दीपक रख दिया। मेरे दोनों पुत्र जीवित रहें, यही उनका प्रार्थना थी। विक्रम के जाने के बाद आदित्य पूरी तरह शासन में रम गया। उसने कई सुधार किए, दक्षिण के गांवों में जल संरक्षण के लिए कुंड योजना चलाई, अनाज भंडारण के लिए सुरक्षा कोठरियां बनवाईं, शिक्षा के लिए स्त्री शिक्षिकाओं की नियुक्ति की। जनता में उसकी ख्याति सूर्य की तरह फैलने लगी। मंत्रियों ने कहा, यह तो सत्य युग का आरंभ प्रतीत होता है, परंतु आदित्य जानता था यह उजास अधूरा है। वहीं दूसरी ओर विक्रम अब गंधारवन नामक एक भीतरी वन में पहुंच चुका था। वहां एक तपस्वी मिला, आर्षि वटकेतु। वटकेतु ने उसकी आंखों में देखकर पूछा, राजकुमार, तलवार से क्या खोजने आए हो? विक्रम चुप रहा। आर्षि बोले, तलवार से तू दूसरों को काट सकता है, लेकिन अपने भीतर की पीड़ा नहीं। यहां रुक, सीख और अपने भीतर उतर। विक्रम वहीं रुक गया, वृक्षों की छाया में दिन बिताए और तपस्वी से ध्यान, सांस नियंत्रण और नीति शास्त्र की शिक्षा लेने लगा। उसने पहली बार जाना कि बल वह है जो बिना घात किए भी रास्ता बदल दे। अब महल में आदित्य अकेला था, नीति का राजा, पर भाई विहीन, और वन में विक्रम था, वीरता का प्रतीक, पर अधिकार विहीन। सिरमौर शांत था, पर वह शांति केवल सतह पर थी। गंधारवन, जहां न राज्य का शोर था, न कोई दरबार, न सैनिकों की टुकड़ी, न ही प्रतिष्ठा का गर्व। यहां केवल वृक्ष थे, मौन, विशाल और अचल, जैसे वे साक्षी हों समय से पहले के। किसी विशाल वट वृक्ष के नीचे छोटे से कुटिया के पास एक चबूतरा था, जहां आग जलती थी, पर उसमें कोई धुआं न था, केवल प्रकाश। आर्षि वटकेतु वहीं बैठे थे और विक्रम उस अग्नि को देखता रहता था। इस अग्नि की लौ कभी डगमगाती नहीं? उसने पूछा। वटकेतु ने उत्तर नहीं दिया,
वे एक गिलास में जल भरकर उसके हाथ में दे देते हैं। इसे लेकर पूरे आश्रम का एक चक्कर लगाओ, एक बूंद भी गिरनी नहीं चाहिए। विक्रम गया, लौटा। वटकेतु ने पूछा, गिरी? नहीं, विक्रम ने जवाब दिया। तो क्या तुमने अशोक वृक्ष की सुगंध महसूस की? वटकेतु ने पुनः पूछा। विक्रम बोला, नहीं। तालाब में कमल खिला है, देखा? वटकेतु ने फिर प्रश्न किया। नहीं, विक्रम ने उत्तर दिया। वटकेतु मुस्कुराए। जब मन में केवल एक ही डर होता है कि कहीं कुछ गिर न जाए, तो दुनिया के सारे सौंदर्य छूट जाते हैं। अब जाओ और इस बार चलो, देखो, सुनो, पर जल न गिराना सीखो। विक्रम अब केवल शस्त्र विद्या नहीं सीख रहा था, वह नवस्वर सीख रहा था, मौन में उठते भावों का संगीत, मर्म बिंदु सीख रहा था। शरीर नहीं, व्यक्ति कहां दुखता है वह समझने की कला। संवाद नीति सीख रहा था, जहां वाक्य कम होते हैं और दृष्टि ज्यादा कहती है। वह कई बार हारता। आर्षि कहते, जब तक तुम स्वयं से जीत नहीं पाओगे तब तक किसी युद्ध की विजय अधूरी रहेगी। एक संध्या जब आकाश रक्तिम हो चला था, विक्रम नदी किनारे ध्यान में बैठा था। तभी एक स्त्री स्वर गूंजा, क्या वीर भी रोते हैं? विक्रम ने आंखें खोली। एक अजनबी यक्षिणी खड़ी थी, वस्त्र वृक्षों की छाया जैसे, आंखों में शरद की गहराई। वीर वही होता है जो अपनी पीड़ा को झुठलाता नहीं, उसे साध लेता है। तो तुम क्या साध रहे हो? यक्षिणी ने पूछा। स्वयं को, विक्रम बोला। वह हंसी और बोली, सिरमौर का राजकुमार और यहां ध्यान में डूबा एक सन्यासी। कौन हो तुम? विक्रम चुप रहा। नाम नहीं बताना चाहते? यक्षिणी ने पूछा। नाम एक सीमा है, विक्रम ने उत्तर दिया, और मैं अभी सीमाओं से परे जाना चाहता हूं। यक्षिणी ने धीरे से कहा, तो ध्यान रखना, सीमाओं से परे कभी कभी छाया भी नहीं रहती। वह चली गई, पर उसकी बातें रह गईं, जैसे किसी पहेली के टुकड़े हवा में तैर रहे हों। उधर महल में आदित्य पूर्ण युवराज था, पर हर निर्णय के पीछे एक छाया थी। अगर विक्रम होता तो क्या करता? वह रथ पर बैठता तो विक्रम की युद्ध चाल याद आती। प्रजा का न्याय करता तो सोचता, क्या मैं उतना कठोर नहीं हो गया जितना पिताजी? रानी उसे समझाती, राजा का हृदय लोहे का नहीं, लचीले वृक्ष का होता है। पर वह जानता था, मेरे भीतर कुछ सूखता जा रहा है, शायद भाई के अभाव में मेरा बचपन। एक रात्रि जब आकाश में घना बादल था, विक्रम एक अग्निकुंड के पास बैठा था। आशी बोले, आज तुम अपनी आंखों से देखोगे भीतर क्या है। विक्रम ने आंखें बंद की। उसने देखा एक बालक जो पिता की पीठ पीछे तलवार चलाता था, एक भाई जो बार बार हर उत्सव में खुद को ढूंढता था, एक युवक जो युद्ध जीतकर भी पराजित महसूस करता था। अंत में वो आता एक पुकार, आदित्य की, भाई कहां हो? विक्रम की आंखें खुली। वह रो रहा था। मैं वहां था जहां किसी ने मुझे बुलाया ही नहीं, और अब जब बुलाहट है मैं लौट नहीं सकता। वटकेतु बोले, तुम लौटोगे, पर जब तुम राजकुमार नहीं पुरुषार्थी बन जाओ। अब विक्रम वह नहीं रहा था जो सिरमौर से निकला था। वह अब उस लौ की तरह था जिसे हवा बुझा नहीं सकती, केवल तेज कर सकती है। और सिरमौर अब एक ऐसे युग की ओर बढ़ रहा था जहां राजनीति की भूमि पर छल की बूंदें गिरने लगी थीं, क्योंकि दूर दक्षिण के वन में एक राजगुरु षड्यंत्र रच रहा था, और उसका उद्देश्य था सिरमौर के दोनों पुत्रों को आमने सामने लाना। रात्रि की एक निर्वाक रात थी। सिरमौर की राजसभा में दीपकों की लौ कांप रही थी। दीवारों पर राजाओं के चित्र थे, पर आज वे भी जैसे चुप थे, निस्तब्ध, जैसे उन्हें कुछ अनहोनी का पूर्वाभास हो। सभा कक्ष के मध्य में राजगुरु वाचस्पति, ऊंचे केश, शांत मुख और आंखें जो गहरी थीं, इतनी गहरी कि उनके भीतर झांकने वाला खुद को भूल सकता था। वह शंखनाद से पहले कुछ बुदबुदाता है, जिसे योग से न जीता जा सके उसे नीति से जीतो, और नीति से न जीता जा सके उसे संदेह से नष्ट करो। राजगुरु अब वृद्ध हो चला था, पर उसकी बुद्धि अभी भी तलवार से तीक्ष्ण थी। उसने वर्षों तक सम्राट रघुवीर की सेवा की थी, पर उसकी आत्मा अब शांति नहीं चाहती थी। वह अधिकार चाहती थी, और वह जानता था राज्य का सबसे दृढ़ सिंहासन वहां नहीं होता जहां राजा बैठता है, बल्कि वहां जहां राजा सोचता है कि वह अपनी इच्छा से निर्णय ले रहा है।
एक दिन वाचस्पति आदित्य के पास गया और बोला, युवराज, क्या आपने कभी सोचा है कि महाराज ने विक्रम को वन क्यों भेजा? क्योंकि मैंने आग्रह किया था, आदित्य बोला। नहीं राजकुमार, वाचस्पति की आवाज में धीमा विष था, क्योंकि उन्हें डर था कि एक दिन विक्रम ही उनके स्थान पर बैठेगा। आदित्य चौंका। आप कहना क्या चाहते हैं? विक्रम को शिक्षा पूर्ण रूप से मिल चुकी है, और यदि वह लौट आया तो प्रजा किसे स्वीकारेगी? उस तेजस्वी योद्धा को या एक नीति भीरू युवराज को? वाचस्पति ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम योग्य हो, पर तुम्हारा मार्ग अब भी बाधित है। उस बाधा का नाम है विक्रम। उसी सप्ताह नगर में अजीब बातें फैलने लगीं। विक्रम लौटे तो न्याय मिलेगा। युवराज के निर्णयों में कठोरता है। राज्य का सच्चा स्वामी अभी वन में है। और जब कोई पूछता, यह सब किसने कहा, उत्तर आता, कोई जानकार, कोई जो राज्य की भलाई चाहता है। वाचस्पति एक छाया की तरह काम कर रहा था। वह दिखता नहीं था, पर उसकी सांसें सत्ता की नसों में बह रही थीं। एक रात राजमहल की एक गुप्त कोठरी में वाचस्पति, सेनापति भीमदत्त और वित्त मंत्री सहस्त्रबाहु एकत्र हुए। विक्रम के लौटते ही राज्य अस्थिर होगा, भीमदत्त बोला। वाचस्पति शांत रहा, फिर बोला, तो उसे लौटने ही न दो। पर महाराज, सहस्त्रबाहु ने पूछा। महाराज अब अशक्त हैं, उनकी दृष्टि मंद है और स्मृति भी। राज्य अब युवराज का है, केवल घोषणा शेष है। और विक्रम? वाचस्पति ने चुपचाप एक पत्र खोला। उस पर मोहर थी, वन से भेजा गया एक संदेश। वह लौटना चाहता है, उसने कहा, पर उसे नहीं पता। उसका मार्ग अब रक्त से सना है। उधर विक्रम को एक रात स्वप्न आता है। वह अपने पिता को देखता है, अकेले अंधेरे सिंहासन पर बैठे हुए। पुकारते हैं, विक्रम लौट आओ। यह सिंहासन अब गरजता नहीं, कांपता है। और फिर स्वप्न टूटता है और अग्निकुंड में एक आहट होती है। आशी वटकेतु वहां पहले से खड़े हैं। जिसे तुम अपना घर कहते थे, वहां अब तुम्हारी परछाई से भी डर रहा है। विक्रम चुप था। वह जानता था अब लौटना होगा, पर योद्धा की तरह नहीं, याचक की तरह नहीं, बल्कि सत्य के दूत की तरह। राजगुरु अब रथ की बागडोर थाम चुका था। वह युद्ध नहीं चाहता था, पर ऐसी शांति चाहता था जिसमें केवल उसके शब्द गूंजे। सिरमौर की राजसभा अब एक रंगमंच बन चुकी थी। राजा पात्र थे, संवाद कोई और लिख रहा था, और दूर एक अज्ञात मार्ग पर विक्रम धीरे धीरे चल रहा था, अपने पूर्वजों की धरती की ओर। पर उसे नहीं पता था, वहां केवल द्वार नहीं है, वहां उसका अपराध भी लिखा जा चुका है, जो उसने किया ही नहीं। रात्रि का समय था। महलों के बुर्जों पर चंद्रमा की चांदी बिखरी थी, पर भीतर अंधेरे गहराते जा रहे थे। राजमहल द्वार के बाहर विक्रम वर्षों बाद लौटा था। वस्त्र सादे थे, केश धूल से सने, नेत्रों में सौम्यता, पर भुजाओं में वह ज्वाला जो अब भी शांत न हुई थी। वह अकेला नहीं था, साथ में कुछ वनवासी थे, वे जिनके बीच उसने धर्म और तप सीखा था। पर उस नगर की भीड़ जो कभी उसकी एक झलक के लिए तड़पती थी, आज मौन थी, जैसे किसी अदृश्य भय ने उसकी आवाजें छीन ली हों। राजसभा में दीपक सजाए जा चुके थे। युवराज आदित्य अपने आसन पर था, भव्य भला, पर भीतर कहीं एक बेचैनी का नाग कुंडली मारे बैठा था। विक्रम का प्रवेश हुआ। वह झुका, आदित्य की ओर बढ़ा। भ्राता। आदित्य कुछ क्षण मौन रहा, फिर मुस्कुराया, पर वह मुस्कान शीशे की तरह थी, और बोला, स्वागत है विक्रम। राज्य को तुम्हारी स्मृतियां अब भी जीवित रखे हुए हैं। विक्रम सिर झुकाता है। स्मृति ही जीवन है, और जीवन उत्तरदायित्व। आवाजें गूंजती हैं, पर एक व्यक्ति है जो चुप है। राजगुरु वाचस्पति कोने में बैठा, नेत्रों में वही परछाई। वृद्ध राजा को विक्रम के आगमन की सूचना दी जाती है। वे बिस्तर पर हैं, आंखों में धुंध, पर स्वर अब भी तेज। विक्रम, मेरा पुत्र, क्या वह सचमुच लौटा है? दरबार में विक्रम घुटनों के बल बैठता है। पिताश्री, आपके चरणों में लौटने की प्रतीक्षा वर्षों से थी। राजा विक्रम का हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं, मुझे क्षमा कर दो पुत्र, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। विक्रम मौन रहा, फिर धीरे से कहता है, अन्याय वहां होता है जहां प्रेम की छाया न हो। आपने मुझे तप दिया,
और तप ने मुझे स्वयं से मिला दिया। आसपास मौन था, पर वही मौन धीरे धीरे दो खेमों में बंट रहा था। उस रात वाचस्पति, सहस्त्रबाहु और सेनापति भीमदत्त एकत्र हुए। राजा विक्रम से प्रभावित हैं? सहस्त्रबाहु बोला। और प्रजा? वाचस्पति ने पूछा। वो भी, भीमदत्त बोला। उसका स्वागत अब धीरे धीरे मंदिरों में दीपों से होने लगा है। वाचस्पति गंभीर हुआ और बोला, हमें तेज नहीं रोकना, हमें उसकी दिशा मोड़नी है। कैसे? वाचस्पति की आंखें जलीं और बोला, राज्य को बताना होगा कि विक्रम अब तपस्वी है, योद्धा नहीं, और सिंहासन केवल एक योद्धा का होता है। दरबार में अगली सभा हुई। राजा रघुवीर बोले, मैं चाहता हूं कि विक्रम राज्य के उत्तर भाग की नीति और सुरक्षा का उत्तरदायित्व ले। सभा में आदित्य की भौहें तन गईं। महामंत्री बोले, पर वह क्षेत्र युवराज की योजना के अधीन है। राजा चुप रहे। वाचस्पति ने हस्तक्षेप किया, यदि दोनों भ्राता मिलकर उसे संभालें तो शायद राज्य को अधिक लाभ हो। विक्रम मुस्कुराया, आदित्य की ओर देखा और बोला, भ्राता, क्या मैं आपके संग कार्य कर सकूंगा? आदित्य ने सिर हिलाया, पर भीतर उसका अंतर्मन बोला, तुम मेरे साथ नहीं, मेरे स्थान के पास आ रहे हो। महल में विक्रम अपने कक्ष में बैठा था। तब का जीवन उसके भीतर अब भी जल रहा था, पर अब वह लौ महलों की राजनीति से टकरा रही थी। वह सोचता है, क्या मेरा लौटना उचित था, या मैं यहां केवल एक अस्त्र बन चुका हूं जिसे समय आने पर किसी के विरुद्ध चला दिया जाएगा। तभी एक पदचाप होती है। राजकुमारी चंद्रलेखा, आदित्य की बहन, विक्रम की बचपन की सहचरी। तुम लौट आए, लेकिन यह राजमहल अब वो नहीं रहा जहां हम हंसते थे। विक्रम उदास हंसता है। राजमहल बदल सकता है, पर यादें नहीं। चंद्रलेखा कुछ कहना चाहती है, पर रुक जाती है। उन दोनों के बीच वर्षों का सन्नाटा था। अब वह सन्नाटा बोलने लगा था। सिंहासन अब दो भाइयों के बीच नहीं था, वह अब एक छाया बन चुका था जो उनके संबंधों को निगलने को तत्पर था। राजा वृद्ध था, वाचस्पति सजग था, प्रजा विभाजित थी, और विक्रम अभी भी भीतर से सन्यासी था। लेकिन परिस्थितियां अब उसे योद्धा बनने के लिए उकसा रही थीं, और यही था उस युद्ध का पहला रंग, जो तलवारों से नहीं, संबंधों से लड़ा जाने वाला था। प्रभात का समय, राजसभा में विशेष सभा बुलाई गई है। राजा रघुवीर की तबीयत अब बहुत बिगड़ चुकी थी। वाचस्पति ने सभा बुलाई, कारण स्पष्ट था, उत्तराधिकार की घोषणा। राजसभा में राजकुल, सेनापति, अमात्य और नगर के प्रतिनिधि एकत्र थे। राजा बिस्तर पर लेटे थे, विक्रम और आदित्य दोनों उनके पास। राजा ने कठिनाई से कहा, अब समय है मेरे उत्तराधिकारी की घोषणा का। सभा में सन्नाटा था। आदित्य की आंखों में हल्का भय, विक्रम की दृष्टि शून्य में। राजा बोले, मैंने अपने जीवन की दोनों विभूतियों को देखा है। एक ने तप से जीवन का मर्म जाना, एक ने कर्तव्यों से। पर राज्य के लिए केवल धर्म नहीं, निर्णय की दृढ़ता चाहिए। तभी वाचस्पति बीच में बोले, महाराज, निर्णय में विलंब उचित नहीं। प्रजा भ्रमित है। युवराज आदित्य वर्षों से शासन का भार उठा रहे हैं। वह उत्तराधिकारी घोषित किए जाए। राजा ने विक्रम की ओर देखा। तुम्हारा क्या मत है पुत्र? विक्रम ने गहरी सांस ली, फिर खड़ा हुआ। सभा के बीच विक्रम ने सभा की ओर देखा और कहा, मैंने वर्षों तप किया, जो खोया वह भी पाया, पर जो पाया वह मैं खोना नहीं चाहता। वह है आत्मशांति। मुझे सत्ता नहीं चाहिए, क्योंकि जिस दिन मैं सिंहासन पर बैठूंगा उसी दिन मुझ में द्वेष जागेगा और मेरा तप भस्म हो जाएगा। सभा स्तब्ध थी, पर विक्रम आगे बोला, यदि राज्य की सेवा मेरे बिना अधूरी है तो मैं राजगुरु के रूप में कार्य करूंगा, नीति और धर्म का संबल बनूंगा, पर सिंहासन से दूर रहूंगा। राजा की आंखों में आंसू थे। वाचस्पति चौंक गए। आदित्य की आंखें भर आईं। उसने उठकर विक्रम के चरण छू लिए। कुछ दिन बाद राजा रघुवीर का निधन हुआ। शोक की छाया में एक भव्य पर सादगीपूर्ण समारोह में आदित्य का राजाभिषेक हुआ। विक्रम श्वेत वस्त्रों में, हाथ में जलपात्र लिए, आदित्य के मस्तक पर जलाभिषेक कर रहा था। उसने कहा, राज्य को शक्ति चाहिए, पर उससे पूर्व करुणा। तलवार को तेज चाहिए, पर उससे पूर्व विवेक। तुम वह बनो भ्राता जो प्रजा को भय नहीं,
भरोसा दे। आदित्य के नेत्र नम थे। और तुम भ्राता? उसने पूछा। विक्रम मुस्कुराया। मैं वहां रहूंगा जहां अन्याय की आहट हो, और चुपचाप बिना सिंहासन की चाहत के न्याय का दीप जलाऊंगा। वर्ष बीते। राजा आदित्य न्यायप्रिय, वीर और करुणामय राजा बना। वाचस्पति विक्रम के आत्मबल से भयभीत हो धीरे धीरे दरबार से दूर हो गए, और विक्रम वह नगर से दूर एक शिला पर बैठा दिखाई देता। बालक उसे सुनने आते, वृद्ध उसे प्रणाम करते। राजा भी कभी कभी अकेले आता, उसे नीति पर सलाह लेने। कुछ लोग सिंहासन चाहते हैं, कुछ सिंहासन से डरते हैं, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिंहासन से दूर रहकर समय के सम्राट बन जाते हैं। ऐसे जो ईर्ष्या के बीज मन में थे वह नष्ट हुए और भाइयों के बीच प्रेम और सामंजस्य गहरा हुआ।